अस्त्रलोक महाद्वीप से चला जाता है तो महाद्वीप पूरी तरह से उच्च स्तरीय युद्ध शक्ति के बिना हो जाएगा। अगर कुछ भी अप्रत्याशित होता है तो यह कहना मुश्किल है कि क्या महाअसुर गोमांतक का पुतला अवतार और वे अर्धचरण गहन क्षेत्र के अंधकार दानव इसे संभाल सकते हैं या नहीं। हालांकि महाअसुर गोमांतक के पुतला अवतार के पास भी गहन क्षेत्र के पहले स्तर की युद्ध शक्ति है, लेकिन यह एक सामान्य पहले स्तर के गहन क्षेत्र के अंधकार दानव की तुलना में काफी कमजोर है। असुर शूरसेन के शब्द सुनकर महाअसुर गोमांतक के चेहरे के भाव प्रकाश और छाया के बीच बदलने लगे। असुर शूरसेन की चिंताएं निराधार नहीं थीं। दो अर्धचरण गहन शून्य लोक के अंधकार दानवों को इतनी आसानी से मारने के लिए किसी को गहन शून्य लोक का एक शक्तिशाली विशेषज्ञ होना चाहिए। इसके अलावा असुर शूरसेन के वर्णन को देखते हुए इस गहन शून्य लोक के विशेषज्ञ की अपनी उपस्थिति छिपाने की क्षमता स्पष्ट रूप से बेहद दुर्जेय थी। इस तरह के मायावी गहन शून्य लोक के विशेषज्ञ ने उनके लिए एक महत्वपूर्ण खतरा पैदा कर दिया। अगर असुर शूरसेन ने अस्त्रलोक महाद्वीप छोड़ दिया और वह रहस्यमय व्यक्ति फिर से प्रकट होकर परेशानी खड़ी करता है तो यह अनिश्चित था कि क्या उनका पुतला अवतार उस रहस्यमय व्यक्ति को संभाल पाएगा। तो तुम्हें अस्त्रलोक महाद्वीप पर रहना चाहिए और मेरे साथ इस मामले की जांच करनी चाहिए। जहां तक अस्त्रलोक मंडल की उत्तरी सीमा में दिखाई देने वाले उस रहस्यमय व्यक्ति का सवाल है, मैं असुर हेतुक को उससे निपटने दूंगा। कुछ देर विचार करने के बाद महाअसुर गोमांतक ने अंततः असुर शूरसेन को रुकने और असुर हेतुक को उस रहस्यमय व्यक्ति का पीछा करने का निर्णय लिया जो अस्त्रलोक मंडल की उत्तरी सीमा में दिखाई दिया था। असुर हेतुक की ताकत यद्यपि असुर शूरसेन के बराबर नहीं थी, फिर भी वह गहन शून्य लोक के दूसरे स्तर के एक शक्तिशाली विशेषज्ञ की थी। लोहित महाद्वीप। असुर हेतुक, अस्त्रलोक मंडल में वापस जाओ और उस रहस्यमय व्यक्ति से निपटो जो अस्त्रलोक मंडल की उत्तरी सीमा में दिखाई दिया है। महाअसुर गोमांतक ने एक अविश्वसनीय रूप से भयानक आभा वाले विशाल अंधकार दानव की ओर देखते हुए कहा। अस्त्रलोक मंडल की उत्तरी सीमा में दिखाई देने वाला एक रहस्यमय व्यक्ति। यह सुनकर असुर हेतुक अवाक रह गया। मंडल के स्वामी, क्या आप यह कह रहे हैं कि किसी इंसान ने हमारे अस्त्रलोक मंडल में घुसपैठ की है? लोहित मंडल के गहन शून्य लोक के विशेषज्ञों का इस समय आवारा कुत्तों की तरह शिकार किया जा रहा था और वे घबराहट में इधर उधर भाग रहे थे। वे मुश्किल से अपनी जान बचा पा रहे थे। अस्त्रलोक मंडल जाने की ताकत होना तो दूर की बात थी। हम बिल्कुल। महाअसुर गोमांतक ने सिर हिलाया और कहा, वापस जाओ और इस मामले को संभालो। लेकिन मंडल के स्वामी, अगर मैं चला गया तो यहां की चीजों का क्या होगा? असुर हेतुक ने झिझकते हुए पूछा। 2 साल पहले उन्होंने पहले ही लोहित मंडल में शेष मानव ताकतों को घेर लिया था और ऐसा लग रहा था कि वे इन उच्च स्तरीय मानव अवशेषों को नष्ट करने वाले हैं। लेकिन उस महत्वपूर्ण क्षण में महाअसुर गोमांतक ने जानबूझकर गहन शून्य लोक के दूसरे स्तर के 2 अंधकार दानवों और पहले स्तर के 8 अंधकार दानवों को स्थानांतरित कर दिया। इतनी सारी ताकतों के इस स्थानांतरण ने उनके घेरे में एक खामी पैदा कर दी, जिससे इंसानों को घेरा तोड़ने का मौका मिल गया। उनकी पहले से अनुकूल स्थिति बर्बाद हो गई थी। अब 2 साल के पीछा करने और घेरने के बाद उन्होंने अंततः उन उच्च स्तरीय मानव ताकतों को फिर से घेर लिया है। लेकिन इस महत्वपूर्ण क्षण में घटनाओं का यह अप्रत्याशित मोड़ फिर से आ गया है। महाअसुर गोमांतक उसे दूर भेज रहे हैं। अगर महाअसुर गोमांतक अस्त्रलोक मंडल के स्वामी नहीं होते तो उसे उन पर एक मानव जासूस होने का शक होता। मैं यहां की चीजों को संभाल लूंगा। असुर हेतुक की बात सुनकर महाअसुर गोमांतक ने हाथ हिलाया और कहा, ये इंसान बस पतझड़ के टिड्डों की तरह हैं। वे ज्यादा देर तक उछल कूद नहीं कर पाएंगे। असुर हेतुक को दूर भेजना एक ऐसी बात थी जिसके अलावा उनके पास कोई विकल्प नहीं था। मूल रूप से उनका इरादा असुर शूरसेन को अस्त्रलोक मंडल की उत्तरी सीमा में दिखाई देने वाले रहस्यमय व्यक्ति से निपटने का था। हालांकि अस्त्रलोक महाद्वीप में इस समय केवल असुर शूरसेन हैं जो गहन शून्य लोक के विशेषज्ञ हैं, जो अपनी जमीन पर डटे हुए हैं। अगर असुर शूरसेन अस्त्रलोक महाद्वीप छोड़ देते हैं तो उच्च स्तरीय युद्ध शक्ति की कमी हो जाएगी। अगर अस्त्रलोक महाद्वीप के साथ कुछ अप्रत्याशित होता है तो वह इसका सामना करने में असमर्थ होगा। इसके अलावा जिस मानव विशेषज्ञ ने कुणाल को बचाया था वह इस समय अस्त्रलोक महाद्वीप पर छिपा हुआ है। इन परिस्थितियों में उनके लिए असुर शूरसेन को जाने देना और भी मुश्किल है। इसलिए सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद महाअसुर गोमांतक ने असुर हेतुक को मामला संभालने देने का फैसला किया। नवमंडल ने अस्त्रलोक मंडल से बड़ी संख्या में गहन शून्य लोक के विशेषज्ञों को छीन लिया, जिससे उनकी ताकतों पर दबाव पड़ा है। अगर नवमंडल ने इतने सारे गहन शून्य लोक के विशेषज्ञों को नहीं छीना होता तो वह लोहित मंडल की शेष मानव ताकतों और रहस्यमय व्यक्ति से निपटने में काफी अधिक तनाव मुक्त होते। ठीक है, असुर हेतुक महाअसुर गोमांतक की बात सुनकर केवल सहमत ही हो सकता था। उसने महाअसुर गोमांतक को विदाई दी और लोहित महाद्वीप से प्रस्थान किया। अस्त्रलोक मंडल की ओर उड़ान भरी। दक्षिणी स्वर्ग मंडल की सीमा, अमर खड्गनगर। शिखा शर्मा ने अपने हाथ में मौजूद निम्न श्रेणी की अमर औषधि को देखा जो विचारों में खोई हुई थी। इस निम्न श्रेणी की अमर औषधि में मौजूद औषधीय शक्ति इतनी शुद्ध और अद्भुत थी
जो तलवार संप्रदाय के अविश्वसनीय रूप से अद्भुत संसाधनों के समान थी। अमर खड्ग संप्रदाय अचानक ऐसी अद्भुत गोलियां कैसे बना सकता है? वह 20 से अधिक वर्षों से अमर खड्ग संप्रदाय की सदस्य रही है। इन 20 वर्षों में उसने अमर खड्ग संप्रदाय और दक्षिणी स्वर्ग महाद्वीप के बारे में काफी गहरी समझ प्राप्त की थी। जो वह जानती थी उसके अनुसार न तो अमर खड्ग संप्रदाय और न ही दक्षिणी स्वर्ग महाद्वीप में कोई ऐसी गोलियां थीं जो तलवार संप्रदाय की गोलियों से तुलना कर सकें। अमर खड्ग संप्रदाय में पहले कभी ऐसी अद्भुत गोलियां नहीं थीं। तो अमर खड्ग संप्रदाय में अचानक प्रकट होने वाली ये अद्भुत अमर औषधियां कहां से आईं? क्या उनकी उत्पत्ति तलवार संप्रदाय से हो सकती है? क्या यह विराट द्वारा अमर खड्ग संप्रदाय को जानबूझकर की गई बिक्री थी, या कोई गुप्त रूप से इन अमर औषधियों को फिर से बेच रहा था? अगर यह पहला वाला होता तो ठीक था, अगर यह बाद वाला होता तो यह परेशानी वाली बात होती। यह सोचकर शिखा शर्मा ने अपना संचार ताबीज निकाला, जिसका इरादा विराट के साथ इस मामले के बारे में पूछताछ करना था। दुर्भाग्य से उसने लंबे समय तक उससे संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन संचार ताबीज अनुत्तरित रहा। वह कमीना मेरी बात का जवाब न देने की उसकी हिम्मत कैसे हुई? शिखा शर्मा इतनी गुस्से में थी कि उसने संचार ताबीज को जमीन पर लगभग फेंक ही दिया। छोड़ो, मैं 6 महीने बाद विनिमय सम्मेलन तक इंतजार करूंगी और उस कमीने के निर्मल अवतार से व्यक्तिगत रूप से पूछूंगी। शिखा शर्मा ने संचार ताबीज को दूर रख दिया और विराट से संपर्क करने की कोशिश जारी नहीं रखी। वह यह भी जानती थी कि विराट का असली शरीर अक्सर रहस्यमय तरीके से प्रकट और गायब हो जाता था और उसे ढूंढा नहीं जा सकता था। यहां तक कि तलवार संप्रदाय की कई महत्वपूर्ण हस्तियां भी अक्सर विराट के असली शरीर से संपर्क नहीं कर पाती थीं। जब उन्हें विराट से संपर्क करने की आवश्यकता होती थी तो वे आमतौर पर उसके स्वर्ण नाग अवतार या निर्मल अवतार से संपर्क करते थे। दुर्भाग्य से उसके पास केवल विराट के मुख्य शरीर की संपर्क जानकारी थी, लेकिन उसके स्वर्ण नाग अवतार और निर्मल अवतार की नहीं। आखिरकार विराट के साथ उसके संबंध बिल्कुल अच्छे नहीं थे। उसके हाथ में संचार ताबीज विराट का एक उपहार था जब उसने शक्ति सिंधु महाद्वीप छोड़ दिया था, अन्यथा उसके पास विराट की संपर्क जानकारी भी नहीं होती। अमर खड्गनगर। हे विराट, तुमने कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारे तलवार संप्रदाय के साधना संसाधन एक दिन मेरी साधना में सहायक बन जाएंगे? लावण्या ने अपने हाथ में मौजूद निम्न श्रेणी की अमर औषधि को देखा और एक उन्मादी हंसी हंसी। उसने युद्ध के मैदान में काफी संख्या में अंधकार दानवों को मार गिराया था, इसलिए इस बार जब मयंक ने वे अमर औषधियां बांटी तो उसे भी एक मिली। इन निम्न श्रेणी की अमर औषधियों को प्राप्त करने के बाद लावण्या ने शुरुआत में इन्हें गंभीरता से नहीं लिया। हालांकि उनके प्रति मयंक के गंभीर रवैये को देखते हुए ये गोलियां असाधारण हो सकती हैं, इसलिए उसने अंततः एक को आजमाने का फैसला किया। जैसे ही उसने इसे निगला वह पूरी तरह से चौंक गई। उसे तुरंत एहसास हो गया कि ये गोलियां तलवार संप्रदाय से आई हैं। केवल तलवार संप्रदाय ही ऐसी चमत्कारी गोलियों को परिष्कृत कर सकता था। इतने सालों तक विराट से लड़ने के बाद और तलवार संप्रदाय के योद्धाओं को मारने के बाद उसने उनसे कुछ साधना संसाधन प्राप्त किए थे। हालांकि उन तलवार संप्रदाय के योद्धाओं से प्राप्त साधना संसाधन इन निम्न श्रेणी की अमर औषधियों से काफी कमतर थे, लेकिन उनमें मौजूद अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली ऊर्जा बिल्कुल वैसी ही थी। लावण्या तुरंत जान गई कि ये निम्न श्रेणी की अमर औषधियां तलवार संप्रदाय से आई होंगी। तलवार संप्रदाय के अलावा किसी अन्य बल के लिए ऐसी अद्भुत ऊर्जा वाली गोलियों को परिष्कृत करने में सक्षम होना असंभव था। इन अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली गोलियों की मदद से उसकी साधना की गति और भी ऊंचे स्तर तक पहुंच सकती थी। विराट ने शायद सपने में भी नहीं सोचा होगा कि तलवार संप्रदाय द्वारा परिष्कृत की गई ये अद्भुत गोलियां उसकी कट्टर दुश्मन की मदद करेंगी। हे दिलचस्प, वास्तव में दिलचस्प। यह सोचकर लावण्या खुद को एक अजीब हंसी हंसने से नहीं रोक पाई। दक्षिणी स्वर्ग गुप्त क्षेत्र, स्वर्ण लौह पर्वत, अनंत परम मीनार का दूसरा स्तर। विराट ने अपने सामने विशाल अंधकार दानव लाश को देखा जो एक अतुलनीय रूप से भयानक आभा बिखेर रही थी, और वह चौंकने से खुद को रोक नहीं सका। यह रहस्य शून्य लोक का विशेषज्ञ था। भले ही यह सिर्फ एक लाश थी, इसने उस पर अंतहीन दबाव डाला। कोई कल्पना कर सकता है कि इस स्तर के एक विशेषज्ञ की ताकत कितनी भयानक थी। अपनी वर्तमान ताकत के साथ वह शायद इस स्तर के विशेषज्ञ की एक भी उंगली का सामना नहीं कर सकता था। अगर कृष्ण दानव लता असुर तारक की लाश को निगल लेती है तो उसके पास मूल रूप से गहन शून्य लोक के विशेषज्ञ की युद्ध शक्ति होगी। असुर तारक के विशाल शरीर को देखते हुए विराट इस विचार पर विचार करने से खुद को नहीं रोक सका। हालांकि यह सिर्फ एक विचार था। वह वास्तव में कृष्ण दानव लता को असुर तारक की लाश को निगलने नहीं देगा। उसके साधना हृदय और इच्छा शक्ति पर कृष्ण दानव लता का जो प्रभाव पड़ रहा था वह पहले से ही बहुत बड़ा था। अगर कृष्ण दानव लता असुर तारक की लाश को निगल लेती है तो वह कृष्ण दानव लता को नियंत्रित नहीं करेगा, बल्कि कृष्ण दानव लता उसे नियंत्रित करेगी। विराट ने अपना हाथ हिलाया। असुर तारक की लाश को अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर के उस क्षेत्र में ले गया जहां अंधकार दानवों की लाशें रखी गई थीं।
वहां भी 2 अंधकार दानवों की लाशें थीं, अर्धचरण गहन शून्य लोक के विशेषज्ञ, जिन्हें स्वरा ने 2 हिस्सों में काट दिया था। विराट की आकृति चमकी और वह कृष्ण दानव लता के क्षेत्र में आ पहुंचा। विकास की इस अवधि के बाद कृष्ण दानव लता पहले की तुलना में काफी मजबूत थी। अब कृष्ण दानव लता कुल 15 बेलों तक बढ़ गई है, जिसकी लंबाई 10 अरब मील तक पहुंच गई है। इन 15 बेलों में से प्रत्येक के पास अमरलोक के 8वें स्तर की दुर्जेय युद्ध शक्ति है। अपने सामने आकाश को ढकने वाली काली बेलों को देखकर विराट सिहर उठने से खुद को रोक नहीं सका। उसे खुद कृष्ण दानव लता की शक्ति की वास्तविक सीमा का पता नहीं था, क्योंकि कृष्ण दानव लता ने बहुत लंबे समय से कोई चाल नहीं चली थी। कुछ देर तक कृष्ण दानव लता को देखने के बाद विराट ने अनंत परम मीनार को आदेश दिया कि वह अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर में जमा राक्षसी कलाकृतियों और स्फटिकों को निगल लें और अगले तारे को रोशन करे। कृष्ण दानव लता के तेजी से विकास को देखते हुए उसे इसे दबाने के लिए अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर में तारों की रोशनी को भी तेज करने की आवश्यकता थी। विराट का आदेश मिलने पर अनंत परम मीनार ने कोई संकोच नहीं किया और तुरंत बड़ी मात्रा में राक्षसी कलाकृतियों और स्फटिकों को निगल लिया, उन्हें मौलिक ऊर्जा में परिवर्तित कर दिया। बड़ी मात्रा में राक्षसी कलाकृतियों और स्फटिकों को अवशोषित करने के बाद अनंत परम मीनार ने जल्दी ही अपने दूसरे स्तर के 88वें तारे को रोशन कर दिया। 88वें तारे को पूरी तरह से रोशन करने के लिए खर्च की गई ऊर्जा लगभग 1 खरब महाविपत्ति स्फटिक के बराबर थी। 88वें तारे के जलने के बाद अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर में तारों की रोशनी की तीव्रता दोगुनी हो गई। इसका प्रभाव महाविपत्ति स्फटिकों के 1 लाख गुना तक पहुंच गया। इस बिंदु पर अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर द्वारा बहाल किया गया क्षेत्र 6000 दक्षिणी स्वर्ग महाद्वीपों के आकार तक पहुंच गया था। रोशन हुए 88वें तारे के भीतर विराट को एक और ऋण व्यूह विरासत प्राप्त हुई। इस बार विराट को दिव्य पंख तलवार व्यूह का 11वां स्तर प्राप्त हुआ। यह विरासत पाकर विराट खुद को खुशी की लहर महसूस करने से नहीं रोक पाया। उसकी वर्तमान ताकत के साथ दिव्य पंख तलवार व्यूह के 10वें स्तर की शक्ति पहले से ही कुछ हद तक अपर्याप्त थी। अब 11वें स्तर की विरासत के साथ उसने एक और शक्तिशाली ट्रम्प कार्ड हासिल कर लिया था। दिव्य पंख तलवार व्यूह का 11वां स्तर 10वें स्तर से विकसित एक अधिक उन्नत और शक्तिशाली तलवार व्यूह है। इसकी शक्ति 10वें स्तर से 10 गुना अधिक है। इस तलवार व्यूह विरासत को प्राप्त करने के बाद विराट ने देर नहीं की। उसने तुरंत इसे समझने में अपनी ऊर्जा केंद्रित की। पलक झपकते ही 1 महीना बीत गया और विराट ने दिव्य पंख तलवार व्यूह के 11वें स्तर की पेचीदगियों को पूरी तरह से समझ लिया था। दिव्य पंख तलवार व्यूह का 11वां स्तर अत्यंत शक्तिशाली है, लेकिन ऐसे तलवार व्यूह को स्थापित करने या उसे मुक्त करने के लिए बहुत सारी लंबी तलवारों और जादुई खजानों की आवश्यकता होती है। संपूर्ण दिव्य पंख तलवार व्यूह के 11वें स्तर के लिए 3 निम्न श्रेणी अमर दिव्य अस्त्र लंबी तलवारें, 8 अर्ध अमर दिव्य अस्त्र लंबी तलवारें, 24 नवम विपत्ति दिव्य अस्त्र लंबी तलवारें, 48 अष्टम विपत्ति दिव्य अस्त्र लंबी तलवारें, 120 सप्तम विपत्ति दिव्य अस्त्र लंबी तलवारें, 240 षष्ठम विपत्ति दिव्य अस्त्र लंबी तलवारें, 300 पंचम विपत्ति दिव्य अस्त्र लंबी तलवारें, 1600 चतुर्थ विपत्ति दिव्य अस्त्र लंबी तलवारें, 4800 तृतीय विपत्ति दिव्य अस्त्र लंबी तलवारें, 16000 द्वितीय विपत्ति दिव्य अस्त्र लंबी तलवारें और 1,20,000 प्रथम विपत्ति दिव्य अस्त्र लंबी तलवारें चाहिए। इतनी सारी लंबी तलवारें खरीदने के लिए ही एक भारी भरकम संपत्ति की आवश्यकता होगी। बेशक विराट की वर्तमान संपत्ति के साथ इतनी राशि उसके लिए कुछ भी नहीं है। दिव्य पंख तलवार व्यूह के 11वें स्तर को अच्छी तरह से समझने के बाद विराट ने प्राचीन महाद्वीप में प्रवेश करने के लिए अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर के स्थानिक स्थानांतरण व्यूह का उपयोग किया। वह जलधारा के विपरीत जंगल में पहुंचा और प्राचीन महाद्वीप पर बड़ी संख्या में प्राचीन पेड़ों को काट गिराया। इस तलवार व्यूह को अच्छी तरह से समझने के बाद विराट का पहला विचार तलवार संप्रदाय के सुरक्षात्मक व्यूह को अपग्रेड करना था। प्राचीन महाद्वीप से बड़ी संख्या में प्राचीन पेड़ों को काटने के बाद विराट उन्हें वापस अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर में ले गया। दुर्भाग्य से केवल रिया वर्तमान में अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर में नागदंत चावल के खेतों की देखभाल कर रही थी। जहां तक चंपा और छोटी बच्ची आभा का सवाल है, उन्हें नीलिमा द्वारा ज्वाला पर्वत श्रृंखला में खेलने के लिए खींच लिया गया था। विराट ने कई प्राचीन पेड़ों को देखा। यदि वह और रिया अकेले उन्हें प्रबंधित करते तो उसे नहीं पता था कि कितना समय लगेगा। कुछ देर सोचने के बाद विराट ने अंततः ज्वाला पर्वत श्रृंखला की यात्रा की और चंपा, छोटी बच्ची आभा, नीलिमा और माया को वापस बुलाया और उनसे प्राचीन पेड़ों को प्रबंधित करने में मदद करने के लिए कहा। विराट, तुम क्या कर रहे हो? तुम हमें इतनी छोटी सी बात के लिए परेशान कर रहे हो? नीलिमा ने काफी असंतुष्ट होते हुए कहा। वह चंपा, माया और छोटी बच्ची आभा के साथ ज्वाला पर्वत श्रृंखला में खेलने में बहुत अच्छा समय बिता रही थी जब विराट मजा खराब करने आ गया। नीलिमा, चूंकि युवा स्वामी को हमारी मदद की जरूरत है, इसलिए हम पहले उसकी मदद करेंगे, चंपा ने कहा।
वह ज्वाला पर्वत श्रृंखला में बहुत अच्छा समय बिता रही थी। ज्वाला पर्वत श्रृंखला में अग्नितत्व ऊर्जा अविश्वसनीय रूप से सघन थी, जो उसके लिए स्वर्ग के समान थी। इस दौरान उसने कई निम्न श्रेणी के रक्तिम ज्वाला स्फटिक भी खा लिए थे, जिससे उसकी साधना में नाटकीय रूप से वृद्धि हुई थी। उसकी जन्मजात फीनिक्स अग्नि को भी इस अवधि के दौरान एक महत्वपूर्ण बढ़ावा मिला था। उसे लगा कि इस गति से वह जल्द ही अमरलोक में प्रवेश कर जाएगी। ओह ठीक है, बहन चंपा जो भी कहेगी हम करेंगे, नीलिमा ने यह सुनकर जल्दी से कहा। वह विराट के साथ बहस करने की हिम्मत करती थी, लेकिन चंपा के सामने वह बहुत आज्ञाकारी थी। उसने कभी चंपा की बातों की अवज्ञा करने की हिम्मत नहीं की। यह न केवल इसलिए था क्योंकि चंपा उसके सबसे महत्वपूर्ण समर्थकों में से एक थी, बल्कि इसलिए भी क्योंकि चंपा के रक्तवंश ने उस पर बहुत दबाव डाला था। चंपा के सामने उसे स्वाभाविक रूप से अपने रक्तवंश की गहराई से डर और समर्पण महसूस हुआ। इसलिए छोटी लड़कियां अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर में भाग गईं और अपने संयुक्त प्रयासों से विराट को प्राचीन महाद्वीप के पेड़ों से निपटने में मदद की। उनकी मदद से विराट ने प्राचीन महाद्वीप के पेड़ों से निपटने का काम जल्दी ही पूरा कर लिया। विराट, क्या कुछ और भी है? प्राचीन महाद्वीप के पेड़ों का काम पूरा करने के बाद नीलिमा ने विराट को घूरते हुए अपने पंख फड़फड़ाए और पूछा। ठीक है, फिलहाल कुछ और नहीं है। विराट मुस्कुराया। चूंकि कुछ और नहीं है तो चलो चलते हैं, नीलिमा ने अपने पंख फड़फड़ाते हुए कहा। इसके साथ ही उसने चंपा, माया और छोटी बच्ची आभा को खींचा और जल्दी से ज्वाला पर्वत श्रृंखला की ओर भाग गई। रिया, मैंने तुम्हें उनके साथ खेलने नहीं जाने दिया, तुम मुझे दोष तो नहीं देती हो ना? नीलिमा, चंपा, माया और छोटी बच्ची आभा के जाने के बाद विराट ने रिया को देखा और पूछा। मूल रूप से नीलिमा, चंपा, माया और आभा के ज्वाला पर्वत श्रृंखला में खेलने जाने के बाद विराट को चिंता थी कि रिया अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर में अकेले रहकर अकेला महसूस करेगी। इसलिए उसने उसे जुबैदा को आध्यात्मिक जड़ी बूटियां इकट्ठा करने में मदद करने के लिए पन्ना मज्जा घाटी भेजा, ताकि उसे रूहानी और एल्डर योग्यता को कुछ कंपनी मिल सके। हालांकि कुछ समय तक आध्यात्मिक जड़ी बूटियां इकट्ठा करने के बाद रिया को चिंता हुई कि अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर में नागदंत चावल के खेतों और जड़ी बूटी के खेतों की उपेक्षा की जाएगी और वे खराब हो जाएंगे, इसलिए वह वापस आ गई। मैं भाई विराट को कैसे दोष दे सकती हूं? विराट के शब्द सुनकर रिया हंस पड़ी। भाई विराट केवल मेरी सुरक्षा के बारे में सोच रहे हैं, इसलिए वह नहीं चाहते कि मैं आऊं। अगर मैं जाने की जिद करती तो मैं उनके लिए सिर्फ एक बोझ होती। मेरी देखभाल करते हुए वे आनंद लेने के लिए बहुत विवश होते और मुझे भी इसके बारे में अच्छा नहीं लगता। यहां रहना और इन नागदंत चावल के खेतों और औषधीय जड़ी बूटी के खेतों की देखभाल करना जारी रखना बेहतर है। इस तरह बहन चंपा और बहन आभा खुश होंगी और मुझे भी खुशी होगी। यह अच्छी बात है कि तुम ऐसा सोचती हो, विराट मुस्कुराया। शुरुआत में उसे थोड़ी चिंता थी कि रिया को इस वजह से कुछ आपत्तियां होंगी, लेकिन अब ऐसा लगता है कि वह बस ज्यादा सोच रहा था। जब तुम एक दिन अमरलोक में प्रवेश करोगी तो तुम उनके साथ ज्वाला पर्वत श्रृंखला में जा सकती हो, विराट ने उसकी ओर देखते हुए कहा। हाँ हाँ, तब मैं साधना में और कड़ी मेहनत करूंगी। रिया ने यह सुनकर जल्दी से सिर हिलाया। यह सुनकर विराट उसे देखे बिना नहीं रह सका। यह छोटी लड़की, उसे नहीं पता था कि वह सच बोल रही है या नहीं। साधना में यह लड़की और चंपा एक जैसे हैं, अहस्तक्षेप और पूरी तरह से उदासीन। अपने दैनिक साधना कार्यों को पूरा करने के अलावा वे व्यावहारिक रूप से कभी भी साधना में कोई अन्य समय नहीं लगाते हैं। वे साधना के लिए अधिक समय समर्पित करने के बजाय नागदंत चावल के खेतों की कुछ और एकड़ खेती करने में समय बिताना पसंद करते हैं। साधना के प्रति रिया का रवैया उसकी बहन दामिनी के बिल्कुल विपरीत है। दामिनी व्यावहारिक रूप से एक साधना की दीवानी है। वह साधना करने के लिए अपने दिन का हर एक पल निकालना चाहती है, लेकिन रिया अलग है। उसे अपनी साधना के स्तर की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। अगर दामिनी उसे उसकी प्रगति की जांच और आकलन के लिए समय समय पर वापस आने की आवश्यकता नहीं होती तो रिया शायद और भी कम समर्पित होती। लेकिन दामिनी के दबाव के कारण वह हर दिन साधना में कुछ समय बिताती है और आलस्य करने की हिम्मत नहीं करती है। चंपा को भी नियंत्रण में रखा गया है क्योंकि उसकी मालकिन दिव्य पवन महल की स्वामिनी समय समय पर उसकी प्रगति की जांच करती है। अन्यथा इस दबाव के बिना ये लड़कियां शायद दिन भर सिर्फ खेलती ही रहती। अब जब विराट ने रिया को यह कहते हुए सुना कि वह लग्न से साधना शुरू करने जा रही है तो वह थोड़ा आश्चर्यचकित महसूस किए बिना नहीं रह सका। भाई विराट, अगर कुछ और नहीं है तो मैं वहां जाऊंगी और नागदंत चावल के खेतों की देखभाल करूंगी। रिया विराट की नजरों के सामने थोड़ा दोषी महसूस कर रही थी और यह कहने के बाद वह पलक झपकते ही भाग गई। यह देखकर विराट सिर हिलाने से खुद को नहीं रोक पाया। ऐसा लगता था कि इस लड़की ने जो कहा वह वास्तव में सिर्फ बात थी। उसने इस पर और ध्यान नहीं दिया और एक चमक के साथ वह अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर से निकल गया। विराट स्थानिक स्थानांतरण व्यूह के माध्यम से शक्ति सिंधु महाद्वीप लौट आया। शक्ति सिंधु महाद्वीप लौटने पर विराट ने सबसे पहले शालिनी की तलाश की
और उससे दिव्य पंख तलवार व्यूह के 11वें स्तर के लिए आवश्यक लंबी तलवार वाले जादुई खजाने को खरीदने में मदद करने के लिए कहा। शालिनी को निर्देश देने के बाद उसने तलवार संप्रदाय के सुरक्षात्मक व्यूह को अपग्रेड करना शुरू करने के लिए प्राचीन महाद्वीप के प्राचीन पेड़ों का उपयोग किया। दिव्य पंख तलवार व्यूह के 11वें स्तर के आधार पर विराट ने पूरे तलवार संप्रदाय के सुरक्षात्मक व्यूह को अपग्रेड किया। इस अपग्रेड के बाद तलवार संप्रदाय का सुरक्षात्मक व्यूह 10 गुना से अधिक शक्तिशाली हो गया। शक्ति सिंधु महाद्वीप पर सुरक्षात्मक व्यूह को अपग्रेड करने के बाद विराट शून्य समाधि महाद्वीप गया और इसके सुरक्षात्मक व्यूह को भी अपग्रेड किया। इस अपग्रेड ने तलवार संप्रदाय की सुरक्षा में काफी सुधार किया। विराट को लगा कि तलवार संप्रदाय के सुरक्षात्मक व्यूह की वर्तमान शक्ति के साथ रहस्य शून्य लोक से नीचे के लोगों को भी इसकी सुरक्षा को तोड़ना मुश्किल होगा। जब तक कोई रहस्य शून्य लोक का विशेषज्ञ व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप नहीं करता, तलवार संप्रदाय सुरक्षित रहेगा। इन 2 सुरक्षात्मक व्यूहों को अपग्रेड करने के बाद विराट ने चक्र महाद्वीप की यात्रा की। उसने गजासुर के नेतृत्व वाली अंधकार दानव सेना का निरीक्षण किया और एक पल के लिए विचार किया, अगर वह दिव्य पंख तलवार व्यूह के 11वें स्तर के आधार पर गजासुर की सेना के चारों ओर एक शक्तिशाली हत्यारा व्यूह स्थापित करने के लिए प्राचीन महाद्वीप के पेड़ का उपयोग करता है, तो गजासुर की अंधकार दानव सेना का सफाया करना बहुत आसान काम होगा। हालांकि विराट ने हत्यारा व्यूह स्थापित किए बिना जाने से पहले केवल कुछ समय के लिए निरीक्षण किया। उसकी ओर तलवार संप्रदाय की वर्तमान ताकत के साथ गजासुर की अंधकार दानव सेना को नष्ट करना मुश्किल नहीं होगा। यह सिर्फ लागत की बात थी। गजासुर की अंधकार दानव सेना को तलवार संप्रदाय की सेना के खिलाफ अपने कौशल को निखारना जारी रखने दो। विराट अभी शक्ति सिंधु महाद्वीप लौटा ही था कि शालिनी दस्तक देने आ गई। विराट, लंबी तलवार वाला जादुई खजाना जो तुमने मांगा था। शालिनी ने 3 दिव्य पंख तलवार व्यूह के 11वें स्तर के लिए आवश्यक लंबी तलवार वाले जादुई खजाने को विराट को सौंप दिया। शालिनी, तुम काफी तेज हो। विराट ने शालिनी को देखते हुए आश्चर्य से कहा। उसे जितनी लंबी तलवार वाले जादुई खजानों की आवश्यकता थी वह काफी थी, फिर भी शालिनी ने इतने कम समय में उन्हें उसके लिए प्राप्त कर लिया था। मैं अध्यक्ष एकांश से मदद मांग रही हूं, शालिनी ने मुस्कुराते हुए कहा। अध्यक्ष एकांश इन दिनों सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल में एक बड़े व्यक्ति हैं। इस तरह की कुछ लंबी तलवारें और जादुई खजाने प्राप्त करना उनके लिए बच्चों का खेल है। एकांश के तलवार संप्रदाय के साथ उनके अविश्वसनीय रूप से चमत्कारी गोलियां बेचने के सहयोग ने उनके प्रबंधन के तहत सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल की शाखा को अत्यंत सफल बना दिया है। इस भारी सफलता ने सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल के भीतर एकांश की स्थिति को भी ऊंचा कर दिया है। शालिनी, अध्यक्ष एकांश के सहयोग से हम सीधे अर्ध अमर औषधियों पर मात्रा प्रतिबंध हटा सकते हैं, विराट ने शालिनी को देखते हुए कहा। यह विराट, क्या केवल मात्रा प्रतिबंध हटाना बहुत जल्दबाजी नहीं है? यह सुनकर शालिनी झिंझकी। ये अर्ध अमर औषधियां पहले ही दक्षिणी स्वर्ग महाद्वीप में बहुत ध्यान आकर्षित कर रही हैं। पहले मात्रा प्रतिबंधों के कारण यह खबर बहुत जल्दी नहीं फैली, लेकिन अगर मात्रा प्रतिबंध हटा दिए जाते हैं तो यह संभवतः पूरे दक्षिणी स्वर्ग महाद्वीप में बहुत जल्दी फैल जाएगा और यहां तक कि दक्षिणी स्वर्ग गठबंधन की 9 प्रमुख शक्तियों जैसे दिग्गजों को भी सतर्क कर देगा। यद्यपि उनके तलवार संप्रदाय की ताकत अब वैसी नहीं रही है जैसी हुआ करती थी, फिर भी यह दक्षिणी स्वर्ग गठबंधन की 9 प्रमुख शक्तियों के दिग्गजों से काफी कम है। शालिनी यह भी जानती थी कि विराट दक्षिणी स्वर्ग गठबंधन की 9 प्रमुख शक्तियों का ध्यान बहुत जल्दी आकर्षित नहीं करना चाहता था। इसलिए हाल के वर्षों में तलवार संप्रदाय ने हमेशा बहुत ही विवेकपूर्ण ढंग से काम किया है। तलवार संप्रदाय की गतिविधियां शायद ही कभी दक्षिणी स्वर्ग महाद्वीप तक पहुंचती हैं। उनकी अधिकांश गतिविधियां अभी भी दक्षिणी स्वर्ग मंडल के पूर्वी नक्षत्र क्षेत्र और तिमिर मंडल के पूर्वी हिस्से के भीतर हैं। इस बारे में बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, विराट हंसा। वास्तव में इन गोलियों को बेचने वाला हमारा तलवार संप्रदाय नहीं है, बल्कि सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल है। भले ही यह दक्षिणी स्वर्ग गठबंधन की 9 प्रमुख शक्तियों को सचेत कर दे, हमारी रक्षा के लिए सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल मौजूद रहेगा। भले ही किसी का इन अर्ध अमर औषधियों के संबंध में कोई गुप्त इरादा हो, वे सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल को निशाना बनाने की हिम्मत नहीं करेंगे। सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल संपूर्ण सुवर्ण भूमि लोक में एक दिग्गज है जो दक्षिणी स्वर्ग गठबंधन की 9 प्रमुख शक्तियों की पहुंच से बहुत दूर है। जबकि दक्षिणी स्वर्ग गठबंधन की 9 प्रमुख शक्तियां दक्षिणी स्वर्ग मंडल में दिग्गज हैं, वे सुवर्ण भूमि लोक की भव्य योजना में महत्वहीन हैं। वे सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल के समान स्तर पर बिल्कुल नहीं हैं। कोई कितना भी दुस्साहसी क्यों न हो, वे सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल को उकसाने की हिम्मत नहीं करेंगे। इन वर्षों में सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल को उकसाने के परिणामों के बारे में अनगिनत खूनी सबक सिखाए गए हैं। विराट, यद्यपि वे सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल को निशाना बनाने की हिम्मत नहीं करेंगे, मुझे चिंता है कि यदि यह मामला बहुत अधिक ध्यान आकर्षित करता है तो इससे अध्यक्ष एकांश और हमारे तलवार संप्रदाय के बीच सहकारी संबंध की जांच हो सकती है।
इससे संभवतः हमें भारी परेशानी होगी, शालिनी ने कहा। दक्षिणी स्वर्ग गठबंधन की 9 प्रमुख शक्तियां दक्षिणी स्वर्ग मंडल में पूर्ण अधिपति हैं। उनकी शक्ति आश्चर्यजनक है। भले ही अध्यक्ष एकांश इसे गुप्त रखने की पूरी कोशिश करें, लेकिन वह इसे पूरी तरह से लीक होने से नहीं रोक पाएंगे। अध्यक्ष एकांश हाल के वर्षों में बहुत तेजी से उभरे हैं। यद्यपि सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल में उनकी स्थिति तदनुसार बढ़ी है, दक्षिणी स्वर्ग महाद्वीप में उनकी नींव अभी भी बहुत उथली है। इसके अलावा दक्षिणी स्वर्ग महाद्वीप में हमारे तलवार संप्रदाय की शक्ति बहुत कमजोर है। मुझे चिंता है कि यदि अर्ध अमर औषधि का मामला बहुत अधिक ध्यान आकर्षित करता है तो चीजें नियंत्रण से बाहर हो सकती हैं। हम्मा, तुम्हारी चिंताएं निराधार नहीं हैं। यह सुनकर विराट ने पल भर के लिए विचार किया। एकांश को पूर्वी नक्षत्र क्षेत्र से पदोन्नत किया गया था। वह दक्षिणी स्वर्ग महाद्वीप का मूल निवासी नहीं था। वह पूर्वी नक्षत्र महाद्वीप से भी नहीं था। वह श्वेत हिम महाद्वीप जैसी छोटी जगह से आया था। इन वर्षों में एकांश ने तलवार संप्रदाय के साथ अपने सहयोग के माध्यम से जबरदस्त सफलता हासिल की थी। उनकी चमत्कारी गोलियां बेचीं और रैंकों में आगे बढ़े। हालांकि उनकी तीव्र उन्नति ने उन्हें अपनी नींव मजबूत करने के लिए कोई समय नहीं दिया। दक्षिणी स्वर्ग महाद्वीप में एकांश का आधार कमजोर था और वह तलवार संप्रदाय के साथ अपने सहयोग के रहस्य को पूरी तरह से गुप्त रखने में सक्षम नहीं हो सकता था। अर्ध अमर औषधि के मामले ने अभी तक दक्षिणी स्वर्ग गठबंधन की 9 प्रमुख शक्तियों का ध्यान आकर्षित नहीं किया था, जो अभी भी प्रबंधनीय था। लेकिन एक बार जब अर्ध अमर औषधि ने दक्षिणी स्वर्ग महाद्वीप में एक बड़ी सनसनी पैदा कर दी और दक्षिणी स्वर्ग गठबंधन की 9 प्रमुख शक्तियों का ध्यान आकर्षित कर लिया, तो चीजें अनिवार्य रूप से अत्यंत जटिल हो जाएंगी। उनका निर्मल अवतार श्रवण वर्षा विद्यापीठ में इतने साल बिताने के बाद इन दिग्गजों की आश्चर्यजनक शक्ति से अच्छी तरह वाकिफ था। भले ही उन्होंने सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल पर सीधे हमला करने की हिम्मत न की हो, फिर भी उनके पास जांच करने और रहस्यों को उजागर करने के अनगिनत तरीके थे। शालिनी, सेनापति समीर के साथ चर्चा करो और देखो कि हम दक्षिणी स्वर्ग महाद्वीप में काल रात्रि शिविर के खुफिया नेटवर्क का विस्तार कैसे कर सकते हैं। कुछ देर विचार करने के बाद विराट ने शालिनी की ओर देखा और कहा, हमारा तलवार संप्रदाय आज इस मुकाम तक विकसित हो गया है। यह दक्षिणी स्वर्ग महाद्वीप में हमारी शक्ति का विस्तार करने का समय है। तलवार संप्रदाय के विकास के साथ इसकी शक्ति अनिवार्य रूप से देर सबेर प्रकट हो ही जाएगी। जब कोई संप्रदाय कमजोर होता है तो वह चींटी की तरह होता है। भले ही वह ध्यान आकर्षित करना चाहे, कोई ध्यान नहीं देगा। लेकिन जब कोई संप्रदाय एक निश्चित बिंदु तक विकसित होता है और उसकी ताकत बढ़ती है तो वह एक हाथी की तरह होता है। एक बार जब वह सार्वजनिक रूप से प्रकट होता है तो यह तुरंत अनगिनत आंखों को आकर्षित करता है। जब तक तलवार संप्रदाय निष्क्रिय नहीं रहता और अपनी शक्ति प्रकट नहीं करता, देर सबेर यह दक्षिणी स्वर्ग मंडल के सभी संप्रदायों की दृष्टि में आ जाएगा। इसलिए विराट ने पहले से ही दक्षिणी स्वर्ग महाद्वीप में तलवार संप्रदाय के प्रवेश की तैयारी करने की योजना बनाई है और तलवार संप्रदाय की शक्ति को दक्षिणी स्वर्ग महाद्वीप में विस्तारित करने के लिए पहला कदम वहां अपना स्वयं का खुफिया नेटवर्क बनाना है। विराट ने एक पल के लिए सोचा और अंततः अपना संचार ताबीज निकाला और सेनापति समीर को बुलाया। विराट के निर्देश प्राप्त करने के बाद सेनापति समीर जल्दी से विराट के आवास पर पहुंचा। हालांकि सेनापति समीर अकेला नहीं आया। उसके साथ 7 या 8 साल की एक बच्ची थी। छोटी वान्या, तुम भी यहां क्यों आई हो? विराट यह देखकर आश्चर्यचकित था। मैं बस सेनापति समीर के साथ कुछ चर्चा कर रही थी। जब मैंने उन्हें यह कहते सुना कि मेरे पिता उनसे बात करना चाहते हैं, इसलिए मैं भी साथ आ गई, वान्या ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम सेनापति समीर के साथ क्या चर्चा करना चाहती हो? विराट ने उत्सुकता से पूछा। मैं सेनापति समीर से दक्षिणी स्वर्ग महाद्वीप में हमारे नीली माया मंडप के लिए एक खुफिया नेटवर्क बनाने के लिए कुछ लोगों को उधार लेने की योजना बना रही हूं, वान्या ने कहा। इन वर्षों में उसने पहले ही पूरे पूर्वी नक्षत्र क्षेत्र में नीली माया मंडप की शक्ति फैला दी थी। नीली माया मंडप का व्यवसाय पूर्वी नक्षत्र क्षेत्र के कोने कोने तक पहुंच गया था। पूर्वी नक्षत्र क्षेत्र में नीली माया मंडप की शक्ति का विस्तार अपनी सीमा तक पहुंच गया था। आगे के विस्तार की कोई गुंजाइश नहीं थी। अगर नीलिमाया मंडप अपनी शक्ति का और विस्तार करना चाहता था तो वह केवल दक्षिणी स्वर्ग महाद्वीप और उत्तर पूर्वी नक्षत्र क्षेत्र में ही विस्तार कर सकता था। हालांकि दक्षिणी स्वर्ग महाद्वीप की जांच करने के बाद वान्या को लगा कि दक्षिणी स्वर्ग महाद्वीप बहुत विशाल था और वहां विभिन्न ताकतें असंख्य और आपस में जुड़ी हुई थीं, जिससे स्थिति जटिल हो गई थी। नीलिमाया मंडप की शक्ति के साथ दक्षिणी स्वर्ग महाद्वीप में प्रवेश करना शायद आसान नहीं होगा। नीलमाया मंडप की शक्ति को दक्षिणी स्वर्ग महाद्वीप में प्रवेश करने की अनुमति देने के लिए पहला कदम स्थिति से अवगत रहने के लिए वहां एक खुफिया नेटवर्क स्थापित करना था। अपने स्वयं के खुफिया नेटवर्क के बिना दक्षिणी स्वर्ग महाद्वीप में जल्दबाजी में प्रवेश करने के परिणाम स्वरूप संभवतः स्थानीय ताकतों द्वारा जल्दी ही निगल लिया जाएगा। वान्या इस बात से अच्छी तरह वाकिफ थी। हालांकि दक्षिणी स्वर्ग महाद्वीप विशाल था
और इसकी स्थिति अत्यंत जटिल थी। अपना खुद का खुफिया नेटवर्क बनाना कोई आसान काम नहीं था। केवल नीलिमाया मंडप के संसाधनों पर भरोसा करना अविश्वसनीय रूप से कठिन होगा। इसलिए कुछ विचार विमर्श के बाद वान्या ने सेनापति समीर से लोगों को उधार लेने पर विचार किया। लेकिन वान्या की योजनाएं अत्यंत महत्वपूर्ण थीं और सेनापति समीर ने ऐसे अनुरोध के लिए आसानी से सहमत होने की हिम्मत नहीं की। अगर कुछ गलत हो गया तो वह विराट को स्पष्टीकरण नहीं दे सकता था। जब वह वान्या के साथ बहस कर रहा था तो उसे विराट से एक संदेश मिला जिसमें उसे मामलों पर चर्चा करने के लिए आने के लिए कहा गया था। सेनापति समीर ने सोचा कि उसने आखिरकार वान्या के उलझाव से छुटकारा पाने का एक कारण ढूंढ लिया है, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वान्या भी साथ आएगी जब उसे पता चला कि वह विराट के आवास पर आ रहा है। तुम दक्षिणी स्वर्ग महाद्वीप में अपने नीलिमाया मंडप का खुफिया नेटवर्क बनाने जा रही हो? वान्या की बात सुनकर विराट अचंभित रह गया। बिल्कुल सही, वान्या ने सिर हिलाया और कहा, हमारे नीलिमाया मंडप की शक्ति अब पूरे पूर्वी नक्षत्र क्षेत्र में फैल गई है। अगर हम आगे विस्तार करना चाहते हैं तो हम केवल दक्षिणी स्वर्ग महाद्वीप में ही विस्तार कर सकते हैं। तुमने क्या कहा? यह सुनकर विराट दंग रह गया। तुम्हारे नीलिमाया मंडप की शक्ति पूरे पूर्वी नक्षत्र क्षेत्र में फैल गई है। यद्यपि वह जानता था कि वान्या पूर्वी नक्षत्र महाद्वीप में नीलिमा द्वारा स्थापित नीलिमाया मंडप पर कई वर्षों से काम कर रही थी, विराट ने इसे दिल पर नहीं लिया। खैर, जब तक वान्या वहीं रह सके और इधर उधर न भागे वह ठीक था। जहां तक अन्य बातों का सवाल है, उसे जो करना है करने दें। शुरुआत में विराट ने सोचा कि यह सिर्फ एक बचकाना खेल था, इसलिए उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन अब वान्या उसे बता रही थी कि नीलिमाया मंडप की शक्ति पूर्वी नक्षत्र क्षेत्र के कोने कोने तक फैल गई है। अगर वान्या ने जो कहा वह सच था तो यह कोई छोटी बात नहीं थी। नीलिमाया मंडप एक बहुत ही शक्तिशाली बल के रूप में विकसित हो गया था। विराट बहुत देर तक अवाक रहा। मामले की सच्चाई को सत्यापित करने के लिए वह सेनापति समीर की ओर मुड़ा। इन वर्षों में छोटी राजकुमारी के प्रबंधन के तहत नीलिमाया मंडप वास्तव में बहुत अच्छी तरह से विकसित हुआ है। सेनापति समीर केवल चापलूसी भरी मुस्कान ही दे सका जब उसने विराट को उसकी ओर देखते हुए देखा। पूर्वी नक्षत्र महाद्वीप में प्रभाव के संदर्भ में हमारा काल रात्रि शिविर भी नीलिमाया मंडप की शक्ति के साथ तुलना करने में सक्षम नहीं हो सकता है। इस संबंध में उसे वान्या की प्रशंसा करनी पड़ी। इस लड़की ने वास्तव में विराट की बहुत सी बुद्धिमत्ता विरासत में पाई थी। उसके प्रबंधन के तहत हाल के वर्षों में नीलिमाया मंडप का विकास अत्यंत तीव्र रहा है। इसके अलावा नीलिमाया मंडप धनी और शक्तिशाली था। अपने मजबूत वित्तीय संसाधनों के समर्थन के साथ पूर्वी नक्षत्र क्षेत्र में नीलिमाया मंडप का विस्तार स्वाभाविक रूप से अजेय था। इन वर्षों में पूर्वी नक्षत्र क्षेत्र में काल रात्रि शिविर का विकास वास्तव में नीलिमाया मंडप के विकास से पीछे रह गया है। अगर नीलिमाया मंडप काल रात्रि शिविर को पूर्वी नक्षत्र क्षेत्र से बाहर निकालना चाहता था तो काल रात्रि शिविर बहुत संभवतः नीलिमाया मंडप का मुकाबला नहीं कर पाएगा। बेशक इसका मतलब यह नहीं है कि नीलिमाया मंडप की ताकत अब काल रात्रि शिविर से अधिक है। आखिरकार काल रात्रि शिविर का मुख्य ध्यान वर्तमान में तिमिर मंडल के पूर्वी भाग पर है। काल रात्रि शिविर के अधिकांश कुलीन बलों को एक खुफिया नेटवर्क बनाने के लिए तिमिर मंडल में भेजा गया है। जहां तक पूर्वी नक्षत्र क्षेत्र में विकास के लिए भेजे गए बलों का सवाल है, काल रात्रि शिविर के बलों का केवल एक छोटा सा हिस्सा ही इसमें शामिल है। सेनापति समीर की बात सुनकर विराट निशब्द हो गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह छोटी लड़की इतनी सक्षम होगी, जो वास्तव में नीलिमा द्वारा स्थापित नीलिमाया मंडप का अच्छी तरह से प्रबंधन कर रही है। जूनियर भाई समीर, मैंने तुम्हें यहां इसलिए बुलाया है ताकि हम यह चर्चा कर सकें कि दक्षिणी स्वर्ग महाद्वीप में हमारे तलवार संप्रदाय के लिए एक खुफिया नेटवर्क कैसे बनाया जाए। विराट ने सेनापति समीर की ओर देखते हुए कहा। पिताजी, काल रात्रि शिविर मुझ पर छोड़ दें, यह मामला मुझ पर छोड़ दें। विराट की बात सुनकर वान्या की आंखें चमक उठीं और उसने जल्दी से उत्तर दिया। सेनापति समीर का चेहरा तुरंत सख्त हो गया। अगर ये शब्द किसी और के मुंह से निकले होते तो सेनापति समीर बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करते। उसने अनगिनत वर्षों में काल रात्रि शिविर का निर्माण किया था। इसमें अनगिनत प्रयास किए थे। जो कोई भी नियंत्रण के लिए उसे चुनौती देने की हिम्मत करता, उसे उसके क्रोध का सामना करना पड़ता। लेकिन वान्या के मुंह से ये शब्द सुनकर सेनापति समीर केवल एक कड़वी मुस्कान ही दे सका। वान्या विराट की बेटी है और तलवार संप्रदाय की सही उत्तराधिकारी है। अगर वह वास्तव में काल रात्रि शिविर चाहती थी तो वह आज्ञाकारी रूप से इसे सौंपने के अलावा क्या कर सकता था। कोई भी अन्य व्यक्ति जो उससे काल रात्रि शिविर लेने की कोशिश करेगा, उसे उसके सदस्यों का सम्मान प्राप्त करने की समस्या को हल करने की आवश्यकता होगी। आखिरकार काल रात्रि शिविर तलवार संप्रदाय के सबसे महत्वपूर्ण संस्थानों में से एक है, जो अनगिनत कुलीनों से भरा है। इसके अभिमानी और भयंकर योद्धाओं के दिलों और दिमागों को जीतना कोई आसान काम नहीं है। लेकिन अगर वह व्यक्ति वान्या है तो यह समस्या मौजूद नहीं होगी। तलवार संप्रदाय के अनगिनत लोगों ने इन वर्षों में वान्या के प्रदर्शन को देखा है। उसकी बुद्धिमत्ता, चरित्र और क्षमताएं त्रुटिहीन हैं।
इसके अलावा वान्या अक्सर तलवार संप्रदाय के विभिन्न विभागों के बीच घूमती रहती है और कई महत्वपूर्ण हस्तियों से घनिष्ठ रूप से परिचित है। उनका कालरात्रि शिविर कोई अपवाद नहीं है। कालरात्रि शिविर की कई महत्वपूर्ण हस्तियों के साथ वान्या के संबंध कालरात्रि शिविर के प्रमुख सेनापति समीर से भी अधिक घनिष्ठ हैं। अगर वान्या अपनी आवाज उठाती और दूसरों को बुलाती, उसके कालरात्रि शिविर पर कब्जा करने की तो बात ही छोड़िए। भले ही वह विराट की स्थिति को जब्त करना चाहती, संभवतः उसके बड़े पैमाने पर अनुयायी होंगे। तलवार संप्रदाय के भीतर वान्या की प्रतिष्ठा कोई मजाक नहीं है। वह वास्तव में हथियारों के लिए एक ही आह्वान के साथ एक विशाल अनुयायी की कमान संभाल सकती है। तुम छोटी शैतान, तुम क्या बकवास कर रही हो? वान्या के शब्द सुनकर विराट ने तुरंत उसके माथे पर प्रहार किया और उसे कठोरता से डांटते हुए कहा, तुम बड़ों के मामलों में दखल क्यों दे रही हो? विराट, तुम क्या कर रहे हो? विराट के कार्यों को देखकर शालिनी को दिल में दर्द महसूस हुआ। उसने जल्दी से वान्या को खींचा और उसे गले लगा लिया। वान्या के छोटे से सिर को रगड़ते हुए और दर्द भरे भाव के साथ पूछा, छोटी वान्या, क्या दर्द हो रहा है? यह सुनकर वान्या ने मुंह बनाया और कुछ हद तक दुखी होते हुए कहा, मौसी शालिनी, थोड़ा दर्द हो रहा है। वान्या को इस तरह देखकर शालिनी को और भी दुख हुआ। विराट, क्या तुम ठीक से बात नहीं कर सकते? तुमने छोटी वान्या को क्यों मारा? शालिनी ने विराट को घूरते हुए गुस्से से कहा। इस दृश्य को देखकर विराट निशब्द हो गया। इस छोटी लड़की का अभिनय कौशल एक मूर्ख पक्षी के बराबर था। हम्फ, अगर वह फिर से इतनी कठोरता से बोलने की हिम्मत करती है तो उसे केवल इतनी हल्की सजा नहीं मिलेगी। विराट ने ठंडी सांस लेते हुए कहा। सेनापति समीर ने तलवार संप्रदाय के विकास में बहुत बड़ा योगदान दिया था और उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की थीं। उन्होंने कालरात्रि शिविर की स्थापना और विकास के लिए अनगिनत प्रयास किए थे, यहां तक कि उसे भी सेनापति समीर के प्रति उचित सम्मान बनाए रखना था। इस छोटी लड़की ने ऐसी बेलगाम बातें कहने की हिम्मत की। भले ही वह उसकी बेटी थी, उसे सजा मिलनी चाहिए थी। वरिष्ठ भाई, छोटी राजकुमारी का अभी ऐसा कोई मतलब नहीं था, इसीलिए कृपया इसे बहुत गंभीरता से न लें। इस समय सेनापति समीर ने वान्या के लिए जल्दी से गुहार लगाई। इसके अलावा छोटी राजकुमारी बहुत बुद्धिमान है। उसकी मदद से मुझे लगता है कि यह मामला अधिक सुचारू रूप से आगे बढ़ सकता है। जनरल समीर, मैंने जो अभी कहा वह आपके कालरात्रि शिविर को चाहने के बारे में नहीं था, बल्कि बस इसकी ताकत को अस्थायी रूप से उधार लेने के बारे में था। वान्या ने महसूस किया कि उसके शब्द वास्तव में अनुचित थे और उसने जल्दी से समझाया, बेशक मुझे पता है कि छोटी राजकुमारी का यह मतलब नहीं था। सेनापति समीर ने मुस्कुराते हुए कहा, हालांकि अगर छोटी राजकुमारी वास्तव में कालरात्रि शिविर में रुचि रखती है तो वह इसे कभी भी ले सकती है। मैं पद छोड़ने और छोटी राजकुमारी की सहायता करने को तैयार हूं। मुझे लगता है कि कालरात्रि शिविर मेरे हाथों की तुलना में छोटी राजकुमारी के हाथों में बेहतर विकसित होगा। उनके शब्द महज चापलूसी नहीं थे, वह वास्तव में वान्या की क्षमताओं और बुद्धिमत्ता की प्रशंसा करते थे। जूनियर भाई समीर, तुम इस छोटी लड़की की बकवास के साथ बहस क्यों कर रहे हो? सेनापति समीर की बात सुनकर विराट ने चिढ़ते हुए कहा। वरिष्ठ भाई, मैं गंभीर हूं, सेनापति समीर ने कहा। छोटी राजकुमारी की क्षमताएं और बुद्धिमत्ता पूरे तलवार संप्रदाय में सभी को दिखाई देती हैं। ठीक है, अब इस बारे में बात नहीं करते हैं। तुम्हें कालरात्रि शिविर का ठीक से प्रबंधन करना चाहिए। जो तुम्हारा है वह तुम्हारा है और कोई भी इसे छू नहीं सकता, मेरी बेटी भी नहीं, विराट ने हाथ हिलाते हुए कहा। विराट की बात सुनकर वान्या ने एक पल के लिए आवाज निकालने की हिम्मत नहीं की। उसे पता था कि वह अपनी बातों से बहुत आगे निकल गई है। भले ही वह केवल सेनापति समीर से कालरात्रि शिविर की ताकत उधार लेना चाहती थी, लेकिन उसे इसे इस तरह नहीं कहना चाहिए था। उसके शब्द अगर ठीक से नहीं संभाले गए तो आसानी से गलतफहमी पैदा कर सकते हैं और दूसरों को दूर कर सकते हैं। एक प्रतीत होने वाली हल्की टिप्पणी को कम मत समझो। अगर ठीक से नहीं संभाला गया तो इसके परिणाम गंभीर हो सकते हैं। जनरल समीर, मेरे शब्द वास्तव में बहुत अचानक थे, मुझे खेद है। वान्या ने जल्दी से फिर से सेनापति समीर से माफी मांगी। उसने फिर से सेनापति समीर से कालरात्रि शिविर उधार लेने का उल्लेख करने की हिम्मत नहीं की। आप मेरी चापलूसी कर रही हैं राजकुमारी। सेनापति समीर ने जल्दी से शिष्टाचार वापस किया। हालांकि वह और विराट तलवार संप्रदाय में साथी शिष्य थे, लेकिन उन्होंने वान्या के सामने उनसे श्रेष्ठ कार्य करने की हिम्मत नहीं की। वरिष्ठ भाई, दक्षिणी स्वर्ग महाद्वीप में एक खुफिया नेटवर्क बनाने के मामले में मुझे लगता है कि छोटी राजकुमारी को हमारे साथ शामिल करना सबसे अच्छा है, सेनापति समीर ने विराट को सुझाव दिया। छोटी राजकुमारी का नीलिमाया मंडप और वान्या गठबंधन भी एक बहुत ही शक्तिशाली बल है। मुझे लगता है कि दक्षिणी स्वर्ग महाद्वीप में खुफिया नेटवर्क बनाने में वे हमारे लिए बहुत मददगार होंगे। ठीक है, फिर इसे तुम्हारे तरीके से करते हैं, विराट ने उत्तर दिया। हालांकि दक्षिणी स्वर्ग महाद्वीप पूर्वी नक्षत्र महाद्वीप जैसा नहीं है। दक्षिणी स्वर्ग महाद्वीप की स्थिति पूर्वी नक्षत्र महाद्वीप की तुलना में अनगिनत गुना अधिक जटिल है। यह काम करते समय आपको विशेष रूप से सावधान और सतर्क रहना चाहिए, विशेषकर छोटी वान्या। चूंकि तुम इस मामले में भाग लेने जा रही हो, इसलिए तुम्हें लापरवाही से काम नहीं करना चाहिए। पिताजी, मैं समझ गई, वान्या जल्दी से सहमत हो गई। और छोटी वान्या, भले ही तुम इस मामले में भाग लो, तुम्हें आसानी से दक्षिणी स्वर्ग महाद्वीप में नहीं जाना चाहिए। यदि तुम्हें वहां जाने की आवश्यकता है तो तुम्हें अपना ठिकाना छिपाना होगा और सावधानी से कार्य करना होगा।
मैं बाद में शार्दुल को वापस बुला लूंगा और उसे अब से तुम्हारे साथ रहने के लिए कहूंगा, विराट ने कहा। ओह, ठीक है, वान्या सहमत हो गई। तुरंत विराट ने आयु और शार्दुल को वापस बुलाया। विराट ने आयु को वान्या की गतिविधियों पर नजर रखने और उसे भटकने से रोकने का निर्देश दिया। उसे किसी भी असामान्य गतिविधि की तुरंत रिपोर्ट करनी थी। इन वर्षों में वान्या पूर्वी नक्षत्र महाद्वीप पर आज्ञाकारी रूप से क्यों रही? इसका मुख्य कारण यह था कि आयु उसकी रखवाली कर रही थी। विराट ने फिर शार्दुल को वान्या की सुरक्षा की रक्षा करने का निर्देश दिया। वान्या के साथ आयु और शार्दुल के होने से उसने काफी अधिक सहज महसूस किया। शालिनी, खुफिया नेटवर्क की स्थापना की प्रगति के अनुसार गोलियों की आपूर्ति बढ़ाओ। तुम भविष्य में सेनापति समीर के साथ इस मामले पर अधिक चर्चा कर सकती हो, विराट ने शालिनी से कहा। विराट, तुम सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल को अर्ध अमर औषधियों की आपूर्ति बढ़ाने के लिए इतनी जल्दी में क्यों हो? शालिनी ने उत्सुकता से पूछा। हमारे तलवार संप्रदाय के पास अभी अमर दिव्य स्फटिकों की कमी नहीं है। विराट ने स्वरा को इतने सारे प्राचीन बेर बेचे और उससे भारी मात्रा में अमर दिव्य स्फटिक प्राप्त किए। तलवार संप्रदाय के पास वर्तमान में अमर दिव्य स्फटिकों का भंडार बहुत प्रचुर मात्रा में है और अल्पावधि में उनके बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। विराट ने जो अमर दिव्य स्फटिक प्रदान किए हैं वे कई वर्षों तक तलवार संप्रदाय का समर्थन करने के लिए पर्याप्त हैं। विराट द्वारा प्रदान किए गए भारी मात्रा में अमर दिव्य स्फटिकों की तुलना में एकांश के साथ सहयोग से गोलियां बेचने से कमाया गया पैसा नगण्य है। इसलिए शालिनी को यकीन था कि विराट के कार्य केवल अधिक पैसा कमाने के लिए नहीं थे। दक्षिणी स्वर्ग मंडल और अंधकार दानव वंश के बीच महान युद्ध अगले कुछ वर्षों में फिर से भड़कने की बहुत संभावना है, विराट ने कहा। दक्षिणी स्वर्ग मंडल को अंधकार दानवों के साथ पिछली लड़ाइयों में भारी नुकसान हुआ है और इसकी सेना की हालत खराब है। अगर हम सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल के माध्यम से अधिक गोलियां बेच सकते हैं तो शायद हम दक्षिणी स्वर्ग मंडल को अपनी कुछ ताकत हासिल करने में मदद कर सकते हैं। उस स्थिति में यदि अंधकार दानव वंश के साथ एक और महान युद्ध छिड़ जाता है तो हमारे दक्षिणी स्वर्ग मंडल के पास जीतने का बेहतर मौका होगा। मानव जाति और अंधकार दानव वंश के बीच युद्ध में उच्च स्तरीय युद्ध शक्ति निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है, लेकिन निचले स्तर की सेना भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। पहले उसने स्वरा के माध्यम से गुरु प्रमुख वेदांत को बहुत सारे प्राचीन बेर बेचे थे, जिससे दक्षिणी स्वर्ग मंडल की उच्च स्तरीय युद्ध शक्ति में बहुत वृद्धि हुई। अब दक्षिणी स्वर्ग मंडल की उच्च स्तरीय युद्ध शक्ति अंधकार दानव वंश के साथ युद्ध से पहले की तुलना में काफी मजबूत है। हालांकि निचले स्तर की सेना की ताकत अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है। अगर वह दक्षिणी स्वर्ग मंडल की सेना को निचले स्तर पर फिर से भर सकता है और मजबूत कर सकता है तो अंधकार दानवों के खिलाफ आगामी महान लड़ाई में दक्षिणी स्वर्ग मंडल की जीत की संभावना बहुत अधिक होगी। मैं समझ गई, शालिनी आखिरकार समझ गई। कोई आश्चर्य नहीं कि विराट गोलियों की आपूर्ति बढ़ाने के लिए इतना बड़ा जोखिम उठाने को तैयार था। शालिनी, तुम्हारे शालिनी मंडप को एकांश के साथ अपने सहयोग में नागदंत चावल को भी शामिल करना चाहिए, विराट ने शालिनी से कहा। तलवार संप्रदाय द्वारा उत्पादित नागदंत चावल में अब मूल नागदंत चावल की तुलना में कई गुना प्रभावकारिता है। जैसे जैसे अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर में अधिक से अधिक तारे रोशन होते हैं, अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर में लगाए गए नागदंत चावल के बीजों का स्तर भी सुधर रहा है। इन नागदंत चावल के बीजों के स्तर में सुधार के साथ तलवार संप्रदाय के विभिन्न हिस्सों में लगाए गए नागदंत चावल के स्तर में भी काफी सुधार हुआ है। अब तलवार संप्रदाय द्वारा उत्पादित नागदंत चावल महाविपत्ति लोक में भी मार्शल कलाकारों के लिए बहुत लाभकारी है। ठीक है, बढ़िया, शालिनी ने सहमति में सिर हिलाया। शार्दुल, छोटी वान्या की देखभाल करते समय तुम्हें प्रबंधक शालिनी की सुरक्षा की भी रक्षा करनी होगी। विराट शार्दुल की ओर मुड़ा और बोला, हर बार जब प्रबंधक शालिनी दक्षिणी स्वर्ग महाद्वीप जाती है तो तुम्हें उसके साथ जाना चाहिए। बॉस, क्या मैं आपसे एक सहायक मांग सकता हूं? शार्दुल ने झिझकते हुए पूछा। वह यह भी जानता था कि उसकी जिम्मेदारी भारी थी। शालिनी और वान्या दोनों ही विराट के लिए बेहद महत्वपूर्ण थे। उनमें से किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता था, अन्यथा वह विराट को स्पष्टीकरण नहीं दे पाएगा। इसलिए इस मामले को लेकर लापरवाही बरतने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। तुम्हें कौन सा सहायक चाहिए? विराट ने पूछा। बॉस, क्या आप विशाल कछुआ को भी मेरे पास भेज सकते हैं? शार्दुल ने कहा। हालांकि विशाल कछुआ की ताकत उसके जितनी अच्छी नहीं थी, लेकिन इसकी रक्षा और भी बेहतर थी। अगर विशाल कछुआ उसके साथ होता तो वह काफी अधिक सहज महसूस करता। हालांकि शार्दुल ने अमर लोक में प्रवेश कर लिया था और उसकी ताकत बहुत बढ़ गई थी। वह अच्छी तरह जानता था कि दक्षिणी स्वर्ग महाद्वीप वास्तव में किस तरह की जगह है। अपनी वर्तमान ताकत के साथ वह दक्षिणी स्वर्ग महाद्वीप में स्वतंत्र रूप से घूमने में सक्षम होने से कोसों दूर था। ठीक है, विराट ने यह सुनकर सिर हिलाया और कहा, शार्दुल, अगर तुम्हें कोई और मदद चाहिए तो बस कह देना। जब तक मैं तुम्हारे लिए इसकी व्यवस्था कर सकता हूं, मैं इसकी व्यवस्था करूंगा। फिलहाल विशाल कछुआ काफी है, बाकी के बारे में मैं आपसे बाद में बात करूंगा बॉस, शार्दुल ने कहा। ठीक है, बढ़िया, विराट ने सिर हिलाया। कुछ देर चर्चा करने के बाद शालिनी, वान्या, आयु, शार्दुल, सेनापति समीर और अन्य लोग विराट की बनाई गई योजना को पूरा करने के लिए उसके आवास से निकल गए। कई चीजों के लिए विराट आमतौर पर केवल एक सामान्य दिशा की रूपरेखा तैयार करता था। जहां तक विशिष्ट निष्पादन का सवाल है, विराट शायद ही कभी भाग लेता था। तलवार संप्रदाय अब बहुत बड़ा है और इसके मामले जटिल हैं। यदि वह व्यक्तिगत रूप से सब कुछ संभालता तो 10 क्लोन भी पर्याप्त नहीं होते। इसके अलावा ऐसी कई चीजें हैं जिनमें उसे व्यक्तिगत रूप से शामिल होने की आवश्यकता नहीं है। एक बार जब वह एक सामान्य दिशा तय कर लेता है तो अन्य लोग स्वाभाविक रूप से बाकी चीजों को संभाल लेंगे। वास्तव में विराट आमतौर पर एक हस्तक्षेप प्रबंधक के रूप में कार्य करता है।
तलवार संप्रदाय के मामलों का प्रबंधन मुख्य रूप से यामिनी, शालिनी, जनरल रिया, निहारिका, शुभांगी, सेनापति समीर, आचार्य केशव और अन्य लोगों द्वारा किया जाता है। जब से उपाध्यक्ष दिवाकर, एल्डर रणविजय, एल्डर पवन, एल्डर शेखर और अन्य तलवार संप्रदाय में शामिल हुए हैं, तब से कई मामलों को एल्डर परिषद द्वारा संभाला गया है। अब उपाध्यक्ष दिवाकर, एल्डर रणविजय, एल्डर पवन, एल्डर शेखर और अन्य लोग भी तलवार संप्रदाय की एल्डर परिषद के सदस्य बन गए हैं। उपाध्यक्ष दिवाकर कभी दांव संघ के नेता थे और उनकी क्षमताएं उत्कृष्ट हैं। उनकी मदद से यामिनी का बोझ काफी कम हो गया है। सभी के जाने के बाद विराट ने एक और यात्रा पश्चिमी महाद्वीप की, जहां उसने अपने स्वर्ण नाग अवतार को दिव्य पंख तलवार व्यूह के 11वें स्तर की लंबी तलवार वाले जादुई खजाने का एक सेट सौंपा। फिर विराट ने एक और पुतला अवतार भेजा ताकि वह उसी दिव्य पंख तलवार व्यूह के 11वें स्तर की लंबी तलवार वाले जादुई खजाने का सेट उसके निर्मल अवतार को सौंप सके। इस बार विराट ने बड़ी मात्रा में नागदंत चावल भी भेजा। नागदंत चावल प्राप्त करने के बाद निर्मल अवतार ने तुरंत इसे तन्वी को सौंप दिया और उसे श्रवण वर्षा विद्यापीठ की सेना के लिए इसका उपयोग करने का निर्देश दिया। यद्यपि इस नागदंत चावल की प्रभावकारिता उन गोलियों जितनी महान नहीं थी जो उसने तन्वी को दी थीं, यह श्रवण वर्षा विद्यापीठ की सेना के लिए पर्याप्त से अधिक थी। यह नागदंत चावल श्रवण वर्षा विद्यापीठ की सेना की ताकत को काफी बढ़ा देगा। तन्वी नागदंत चावल प्राप्त करने के बाद देर करने की हिम्मत नहीं की और तुरंत इसे कुलपति मयंक को देने के लिए श्रवण वर्षा नगर गई। अरे अरे,